नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अंकित प्रजापत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th का मैथ, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसके अंदर हमने अभी तक इसकी नींव है वो मजबूत कर ली है और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन भी कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे का सॉल्यूशन, और बड़ा ही मज़ेदार और इससे आगे का जो चैप्टर बचा है वो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसको अंत तक देखना और इसके फुल फ़ायदे उठाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए, थोड़ा वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम थोड़ा वॉइस है वो थोड़ा मौसम है वो बदल चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक ठेकेदार, ध्यान से समझा। देखिए, मैं एक एक चीज़ को आपको डिफाइन करके बताऊंगा और जब तक आपके दिमाग में नहीं छपेगा तब तक आगे नहीं चलूँगा, ठीक है। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है वो क्या करती है कि पार्क में फिसल पट्टी क्या होती है। पहले तो आप ये जानो कि फिसल पट्टी होती क्या है। फिसल पट्टी वह होती है जिस पर बच्चे, मान लो आपने गवर्नमेंट स्कूल में गए होंगे, वहाँ पे देखा होगा कि बच्चों के लिए फिसलने वाली एक खेल लगाया हुआ है, वो जिसको हम खेल कहते हैं। वहाँ पे बच्चे चढ़ते हैं, उस पर फिसलते हैं, उसको बोलते हैं फिसल पट्टी। ठीक उसी के कार का ठेकेदार भी कहता है कि मैं पार्क में लगाना चाहता हूँ। तो आप ये बताओ कि एक तो छोटे बच्चे होते हैं, एक बड़े बच्चे होते हैं, सभी के लिए क्या सेम साइज़ की फिसल पट्टी होती है क्या? मान लो छोटे बच्चों को बड़ी फिसल पट्टी पर चढ़ा दे तो उनको चोट भी आ सकती है। इसलिए ठेकेदार के माइंड में क्या कहता है, ध्यान समझना। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। क्यों लगाना चाहता है 2? क्योंकि एक तो छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है। सबसे पहले 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या लगाना चाहती है? फिसल पट्टी मान लगाना चाहती है। वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो? 1.5 मीटर। अर्थात शिखर का कहने का मतलब कितना हो, उसकी ऊंचाई कितनी हो। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। अर्थात वह फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। इसने कहा है, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। ऊंचाई हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। और ये मान लो कि आपने देखा हो कि बच्चे इस तरह यहाँ से चढ़ते हैं और इस यहाँ से फिसलते हैं। मान लो कि बच्चों के लिए फिसल पट्टी इस तरह लगाई गई है और कहा गया है जो फिसल पट्टी है वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। और ये कितना है? 30 डिग्री। इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये मेरा लंब है और ये देखो ये 90 है, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण, और ये क्या है? मेरा आधार, क्यों हम जानते हैं। तो देखिए हम लंब दिया गया है मुझे, थीटा की वैल्यू है मेरे पास, मुझे ज्ञात क्या करना है। अब कहा क्या है, देखो आगे पढ़ते हैं। 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, साथ में भी दोनों के लिए लगाना चाहता है। तो इससे अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए क्या कहता है? 3 मीटर की ऊंचाई। देखो छोटे बच्चों के लिए कम उम्र की, कम हाइट का देखो फिसल पट्टी लगाता है, और जो इससे बड़े है उसके लिए मान लो कि ये देखो, मान लो कि ये 3 मीटर की, कहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यहाँ से लेकर वो 3 मीटर की फिसल पट्टी लगाता है और वो कुछ इस प्रकार झुकी हुई है। कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? देखो वह 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? अर्थात ये कोण कितना बनाती है? 60 डिग्री का। ये कोण हम जानते हैं 90 होता है। 90 के सामने वाला भुजा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये हमारा लंब और ये हमारा आधार, ठीक है। अब इसे भी नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर, ठीक है गाइज। अब देखिए, अब कहा क्या है, तो प्रत्येक स्थिति फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल शॉर्ट में चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। कहा है कि पहले छोटे बच्चों के लिए तो 1.5 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, फिसल पट्टी 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करता गया। अब बोला कि अर्थात फिसल पट्टी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ की लंबाई कितनी है वो बतानी है, अर्थात ए से लेकर सी की लंबाई और पी से लेकर आर की लंबाई बतानी है दोनों के अंदर। सबसे पहले हम छोटे बच्चों के लिए बताएंगे, फिर बड़े बच्चों के लिए बताएंगे। तो चलिए, यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आगे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले
क्या कहते हैं, मान लो ये छोटे बच्चों के लिए, इसे केस फर्स्ट नाम दे देता हूँ, आपको पूरा लिखना है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, केस सेकंड है, ठीक है। सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं हम। केस फर्स्ट में क्या है, छोटे बच्चों के लिए। अब आप ये बताओ मुझे क्या बतानी है, ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो लिख लो पहले क्या ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है कितना है, ठीक है। तो ए सी क्या है, यहाँ पे कर्ण है और लंब दिया गया है, अर्थात लंब की वैल्यू तो दी गई है मुझे और कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसा रिलेशन बताओ जो लंब और कर्ण के अंदर हो। तो आप कह देंगे तो हमें पता है, लंब और कर्ण के अंदर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लंब और कर्ण के अंदर कौन सा रिलेशन होता है, लंब बटे कर्ण क्या कहलाता है, साइन थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब साइन थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा कितना है यहाँ पे, केस फर्स्ट में 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। बराबर में लंब कितना है मेरे पास 1.5 मीटर और कर्ण कितना है, अर्थात ए सी है, ए सी मुझे ज्ञात करना है। साइन 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है और यहाँ पे क्या है 1.5 अपॉन में ए सी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आएगा और 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ फर्स्ट, अर्थात ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर। तो यही हमें ज्ञात करना था, ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या कहता है, केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या कहता है, हमें लंब अर्थात लंबाई दी गई है, इसकी हाइट दी है 3 मीटर और कर्ण इसमें निकालना है, अर्थात ज्ञात क्या करना है मुझे, पी आर ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है और लंब दिया गया है अर्थात कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन सेम यही लगेगा, लंब और कर्ण में रिलेशन तो हम जानते हैं साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लंब अपॉन कर्ण। देखिए साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, अब की बार देखो केस सेकंड की बात कर रहा हूँ तो थीटा क्या आ जाएगा मेरे लिए साइन 60 डिग्री और लंब कितना है मेरे पास 3 मीटर और कर्ण कितना है मुझे नहीं पता है, पी आर है तो पी आर लिख देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं √3/2 होती है, बराबर में 3 अपॉन पी आर। मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए पी आर को √3 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, पी आर इंटू √3 बराबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में और यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है, इसके लिए आपको वॉइस भी अदर सुनाई देगी होगी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स चाहे मौसम कैसा ही हो आपके लिए वीडियो लाना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई रेगुलर चलनी चाहिए। चाहे मौसम कैसा भी हो, हमारा कुछ भी हो, सिर भी दुखे तो भी हमें पढ़ना होगा, पेट भी दुखे तो भी पढ़ना होगा, हमें बिना मौसम की परवाह करे हमें रेगुलर पढ़ते रहना है, क्योंकि हमें अपनी मंजिल पाना है, ठीक है। तो देखिए ये आ गया, अब क्या करना है मुझे तो इस अंडर को हटाता है। वैसे तो आपका यहीं तक आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। देखिए नीचे √3 आ जाता है तो आपको से नीचे वाले √3 को ऊपर नीचे से गुणा कर देना है, ठीक है। तो देखिए 6 इंटू √3 आ जाएगा। देखो कोई भी संख्या को अंडर से मल्टीप्लाई करते हैं और यदि वह संख्या सेम है तो मैंने बताया था आपको कल भी, वो संख्या ओनली वह संख्या बचेगी और अंडर हट जाएगा। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 को 2 से कटा 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 2√3, अर्थात यहाँ से लिख देता हूँ 2√3 मीटर, इसी नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए केस सेकंड के लिए ये आ गया, अर्थात बड़े वाले जो 5 साल से अधिक उम्र की है उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 2√3 मीटर और छोटे वालों के लिए कितनी है 3 मीटर, ठीक है। आप ये बताओ कि ये फिसलन पट्टी बड़ी है या फिर ये फिसलन पट्टी बड़ी है। तो एक बात बताऊं फ्रेंड्स, देखिए फिसलन पट्टी बड़ी ये कहलाएगी क्योंकि इसका जो रैंप है ना, रैंप जो स्लोप है ये ज़्यादा है, क्योंकि फिसलन पट्टी इसका रैंप है वो अधिक है और ये कोण 60 डिग्री का बनाती है 30 डिग्री का। ये देखो इसका फिसलन पट्टी इसका जो ढलान है वो कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है।
तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए मैंने आपको यूनियन कोण अवनमन कोण समझाया था, तो वो अब आपका काम आएगा। हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने अपने हथियार मजबूत किए थे, यूनियन कोण, अवनमन कोण, पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में रिलेशन देखा, वो तो हमने पता चल गया कहाँ काम आता है। अब हम यूनियन कोण वो देखेंगे कि हमारे किस काम का है। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भूमि के बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इसने क्या कहा है ध्यान से समझना, मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मुझे नहीं पता है कौन सा बिंदु, मान लेता हूँ कि भूमि का एक बिंदु ये है, इसे नाम दे देता हूँ सी। भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के, मान लो कि ये कोई मीनार है, यहाँ पे मीनार क्या होती है, देखो ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, इसका पाद बिंदु क्या होता है, मैंने सर्वप्रथम जो फर्स्ट वाला वीडियो उसके अंदर बताया था, जो इसका मूल बिंदु होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, इसका पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये कहता है जो कि मीनार के पाद बिंदु से, अर्थात इस बिंदु से और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु इससे, इसे नाम दे देता हूँ मान लो बी, ठीक है। बी से इसकी दूरी कितनी है 30 मीटर, अर्थात यह दूरी कितनी दे रखी है हमें 30 मीटर, ठीक है। मीनार के शिखर का यूनियन कोण, मीनार के देखो शिखर क्या है, ये है मीनार की, इसका यूनियन कोण बताना है हमको। यूनियन कोण क्या होता है, मैंने कहा है नीचे से देखने पर बनेगा यूनियन कोण, हमें नीचे से देखेंगे हम ऊपर की तरफ, तो ये बनने वाला कोण कौन सा, अर्थात यहाँ पे मान लो ये आप खड़े हो और यहाँ पे ये बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपका यूनियन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है, दिया गया है, मैंने कुछ नहीं दिया। तो मीनार की ऊंचाई इसे नाम दे देते हैं ए, ठीक है। तो मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। हम जानते हैं 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है हमारा और ये लंब है, लिख देता हूँ फिर भी मैं, आप समझ तो गए होंगे, और ये हमारा आधार है, ठीक है। तो हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यदि आपने डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो आगे कुछ नहीं बच पाता, ठीक है, क्वेश्चन में। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब हम अपनी प्रोसेस जारी करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है जो दिया गया है आधार के, अर्थात इसकी लंबाई है वो लिख देना, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने लग जाए। वैसे तो आपका आंसर तो बिल्कुल सही वैसे ही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, देखो मुझे लंब ज्ञात करना है, आधार दिया गया है, ऐसा बताओ लंब और आधार में कोई रिलेशन है क्या, देखते हैं। चलो लंब बटे आधार दिया ना, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अब आप ये बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, थीटा की वैल्यू है मेरे पास 30 डिग्री। लंब कितना है मेरे पास नहीं पता है, एच लिख दूँ ज्ञात करना है, या फिर आप ए बी भी लिख दो, और आधार कितना है मेरे पास 30 मीटर है, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/√3, और बराबर में h/30। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, और h को √3 से मल्टीप्लाई किया h/3 आया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, h की चाहिए, √3 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, भाग में आ जाएगा, अर्थात √3 इधर आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, h बराबर 30/√3 आ गया, ठीक है। मुझे तो देखो इसे थोड़ा सरल करना है, अर्थात नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करना है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें पता है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 3, ऊपर क्या है मेरे पास 30/3, 3 को 10 से मल्टीप्लाई, 3 को 30 में 3 का डिवाइड किया, क्या आ गया मेरे पास 10 × √3 क्या आ जाएगा मेरे पास 10 × √3, और वो भी क्या आ जाएगा मीटर, 10 × √3 मीटर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी मीनार की हाइट या लंबाई, ठीक है, लंबाई।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बताऊं कि ये किस जो हमारा चैप्टर 9th है इसकी आपकी फोकट के नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि यदि आप में थोड़ा सा बेसिक भी नॉलेज है ना तो भी बिल्कुल ईजी सा है। देखो मैंने आपको स्टार्ट में देखा होगा, मैंने आपको ओनली 4 हथियार तैयार करने को कहा था और मैंने आपको तैयार भी करवाए थे। उसके अलावा बताओ कुछ है क्या इसकी चैप्टर के अंदर? कुछ नहीं है, सेम की सेम वही प्रोसेस, वही लंब, वही कर्ण, वही आधार, वही रिलेशन, उसी का यूज करना, यूनियन कोण, अवनमन कोण। तो फ्रेंड्स देखिए, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी नींव को हमेशा मजबूत करना, ताकि आप बाद में कहीं भी अटक ना सके। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको भी मज़ा आएगा क्वेश्चन को पढ़ने में। देखना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो कि ये हमारी क्या है, ये हमारी भूमि है, ठीक है। भूमि से कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो कि इतनी ऊंचाई पर, ये कितनी है 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मान लो कि ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे उड़ रही है पतंग, ठीक है। ये 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, देखो पतंग डोरी से तो उड़ेगी, बिना डोरी की तो कैसे उड़ेगी, बिना डोरी की तो गिर जाएगी। तो देखो उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी, देखो क्या कहता है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु में बांध दिया जाता है। देखो उड़ रही है, मान लो कि आप यहाँ खड़े होकर उड़ा रही हैं, ठीक है, और आपको आपकी मम्मी ने क्या कहा, आपको आपकी मम्मी ने कुछ काम दे दिया कि जल्दी भाग के आओ, आपको सब्जी लेके आनी है। तो आप क्या करेंगे, आप ये तो है नहीं कि पतंग को साथ लेके जाएंगे, आपने कहा, आपने क्या किया, छत के अंदर कोई बिंदु होगा, कोई पार्ट लगा होगा, उसको अस्थायी रूप से बांध दिया। अस्थायी क्या होता है, जो स्थायी ना हो, अर्थात हमेशा के लिए नहीं बंधा हुआ। आप सब्जी लेकर वापस आएंगे तो उसे निकाल लेंगे, वहाँ से खुद उड़ाने लगेंगे। तो देखिए आप गए और यहाँ पे अस्थायी बिंदु से बांध दिया गया। मान लो कि डोरी क्या थी, ये थी, तो आपने यहाँ पे अस्थायी बिंदु से कब बांध दिया, तब आपकी मम्मी ने कहा कि आप सब्जी लेके आओ, ठीक है। तो आप यहाँ बांध कर चले गए और पतंग उड़ रही है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। फिर आपने आगे देखा तो कि ये भूमि वाला जो हमारा रेखा है, इससे वह 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अर्थात मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी ये 60 डिग्री का कोण बना लिया, आपने आगे देखा, ठीक है। और यह मानकर डोरी की लंबाई कोई ढील नहीं है, और आपने ये भी देखा कि हवा भी तेज चल रही है, कोई भी ढील नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, सीधी रेखा है। देखो मैंने बनाने में थोड़ी आपको ढील दिखाई दे रही होगी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई अर्थात मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो डोरी की लंबाई ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए सी। ए सी क्या है, हमारा कर्ण है, और ये हमारा लंब है, अर्थात लंब दिया गया है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो ऐसा रिलेशन बताओ लंब और कर्ण के अंदर हो, तो ऐसा कोई रिलेशन बताओ लंब और कर्ण के अंदर हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं लंब और कर्ण, देखो ये रहा लंब और कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो सबसे पहले लिखोगे, हम जानते हैं क्या लिखेंगे कि त्रिभुज 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 ए बी सी से क्या लिखेंगे, ज्ञात क्या करना है, ए सी ज्ञात करना है। तो रिलेशन क्या है, साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण के अंदर रिलेशन क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इस बार 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। लंब कितना है, 60 मीटर है, जो हाइट है उसको बोलते हैं लंब, हम जानते हैं। और कर्ण कितना है मुझे नहीं पता, ज्ञात करना है, अर्थात इसको क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन 60 की, सॉरी साइन 30 नहीं है, 60 है। साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 60/AC। AC को √3 से, अब देखो जब आपके पास इस तरह की टर्म आ जाती है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया कर लिया करो, ठीक है। AC को √3 से मल्टीप्लाई किया, AC √3 आया, ठीक है। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 60 दूनी 120 आया। अब मुझे तो AC चाहिए, इसके साथ √3 भी है, तो इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब मेरे पास ये आ गया, तो मुझे तो √3 को भी खत्म करना है। वैसे तो आपका ये आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसे सरल कर लेते हैं। √3 आ गया तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं। आपको लिखना है ऊपर नीचे √3 पर से गुणा करने पर, हम जानते हैं √3 को √3 से गुणा करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा मेरा
3 बराबर में मेरा चल रहा है AC 120 इंटू अंडर 3 120 इंटू अंडर 3। तो देखो 3 का भाग 120 के अंदर देता हूँ तो क्या आता है 40 आता है। तो क्या आता है मेरे पास 40 अंडर 3। ये क्या आ गया मेरे पास AC की वैल्यू आ गई। AC क्या है मेरे पास AC, अर्थात जो पतंग की डोरी की लंबाई है ना वो है AC। क्या है पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है AC है, वो है 40 अंडर 3 मीटर। ठीक है, ये था आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन कॉल करना था। देखिए मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है क्या? आपको भी नहीं लगता है कि मान लो कि आपके मन में भी तो कोई सवाल उठ रहा होगा कि हम भी पतंग उड़ाएंगे और क्या हमें भी पता चल जाए कि अब हमारी पतंग कितनी हाइट पर चली हुई है। यदि हम उस डोरी को नाप लें, उस डोरी को नाप ले और हम उसका लंब ज्ञात नहीं कर सकते क्या? आप ये बताओ। देखिए आप ये तो नहीं जान सकते कि वो कितनी ऊंचाई है, क्योंकि पतंग तो हमेशा तिरछी रेखा में उड़ती है, या तो हवाई साइड उड़ती है चलती है, या तो इस तरह। ये तो नहीं है हम जहाँ पर खड़े होंगे वो सीधी रेखा में खड़ी होगी। तो आपके मन में भी तो सवाल उठ रहा होगा कि मेरी पतंग कितनी हाइट पर गई है। तो आपके पास यदि करण तो होगा, क्योंकि आपके पास तो डोरी है, उसकी लंबाई तो हम जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो कितनी ऊंचाई पर। तो करण और आप लंब रिलेशन निकाल कर क्या ज्ञात कर सकते हैं? आप ज्ञात कर सकते हैं कि मेरी पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो देखिए ट्रिग्नोमेट्री है उसका वैल्यू बहुत है अपनी लाइफ में। तो हर एक चीज़ को वैल्यू के लिए पढ़ना है, ना कि मार्क्स के लिए पढ़ना है। फ्रेंड्स वादा करता हूँ, दावा करता हूँ ये कि यदि आपने अपने लिए ना पढ़कर इसी अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ा तो मैथ आपको इंटरेस्टेड बना देगी, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इंटरेस्टेड से इस प्रकार इंटरेस्ट से क्वेश्चन समझना अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इंपॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो क्या कहता है 1.5 मीटर लंबा लड़का, क्या कहता है इसको ध्यान से समझना। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यूनियन कौन है, वो हमारी लाइफ में किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मान लो कि देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या कहा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा कोई लड़का है, उसकी वो कितना है 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो कि यहाँ से और यहाँ तक ये आपकी कितनी है 30 मीटर है। ये 30 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। ठीक है, इसे नाम दे देता हूँ मैं एक बार A, क्योंकि नाम दे देते हैं, साथ में नाम देना अच्छा लगता है। ठीक है A, और ये इसे नाम देता हूँ B। ये देखो 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, वो एक कोई भवन खड़ा है AB, वो कितना मीटर ऊंचा है 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कुछ दूरी पे खड़ा है, मुझे नहीं पता कितनी दूरी है, मानना कि ये कुछ दूरी मैंने मान ली। ठीक है, फिर क्या कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लो कि वह यहाँ से इस तरफ चलता है, इस तरफ चलता है, चल के इस तरफ गया, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंख से भवन का शिखर का यूनियन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो देखो पहले तो उसका यूनियन कोण कितना था 30 डिग्री था, और जैसे जैसे वो यहाँ चल के गया 60 डिग्री। ध्यान से समझना, यहाँ क्वेश्चन समझने वाला है। क्या कहता है वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से, कहाँ से, उसकी आंख, एक बात बताओ, या कोई लड़का है तो उसकी आंख नीचे होगी क्या? आंख तो ऊपर होगी। और क्या कहा है आंख से यूनियन कोण है, उसकी आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण, तो यहाँ से होगा। उसका यूनियन कोण कहाँ से बनेगा यहाँ से। तो देखो मान लो कि ठीक है ये यूनियन कोण है। ठीक है, ये बनने वाला कोण क्या है यूनियन कोण, पहले कितना था 30 मीटर था, और पहले 30 डिग्री था, और जैसे जैसे पास जाता गया तो देखो पहले तो इस तरह ऐसे देखना पड़ रहा था, और जैसे जैसे गया ऐसे देखना पड़ेगा, अर्थात कोण का मान बढ़ता गया, और जैसे जैसे वह बीच में से अर्थात इसके मिड में पहुंचा तो उसका एंगल है वो कितना हो गया 30 से 60 डिग्री हो गया। पहले तो 30 डिग्री था, अब उसका क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। यही बोल रहा है क्वेश्चन वाला। तो बताइए कि भवन की और कितनी दूरी तक चल के गया, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है। इसे A नाम दे दिया, इसे C दे देते हैं, इसे D देते हैं, अर्थात DC की दूरी ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है? DC की दूरी ज्ञात करनी है।
तो ये टोटल कितनी है, एक पहले ये बताओ, ये टोटल कितनी है, 30 मीटर है। और उसका कोण, जो उसका यूनियन कोण बन रहा है, यूनियन कोण क्या होता है, नीचे से देख रहे हैं यूनियन कोण, ऊपर की तरफ जब बन रहा है यूनियन कोण तब हमने यहाँ से बनाया, या फिर हमसे ये कह देता कि अवनमन कोण तो हम ऊपर से बनाते, ठीक है। यूनियन कोण 30 डिग्री है और ये जैसे जैसे आगे गया तो 60 डिग्री हो गया। अब क्या कहता है, ध्यान समझना, एक बात बताओ कि 1.5 डिग्री कम तो हो गई, ये टोटल कितनी थी, 30 मीटर थी, उसमें से उसका यूनियन कोण कहाँ से बना, उसके सिर से बना, तो 1.5 कम हो गया, अर्थात 30 में से 1.5 घटाओ, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28.5, 28.5। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर होगी ना ही, कितनी होगी, 28.5 क्योंकि क्योंकि टोटल कितनी थी, 30 डिग्री। मुझे तो इतना सा लंब चाहिए क्योंकि मुझे तो उसका आंख से यूनियन कोण बना है, मुझे तो ये वाला लंब चाहिए। तो ये टोटल 30 है, उसमें से 1.5 घटा लेंगे, कितना बचेगा, कितनी बचेगी, 28.5 बचेगी, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, ये वाली रेखा अर्थात डी से सी। तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट मैं यहाँ से ये ज्ञात कर सकता हूँ, पहले मुझे ये ज्ञात करनी होगी, फिर मैं उसके अंदर ये ऐड करूँगा, अर्थात फिर आगे वाली ज्ञात कर सकता हूँ। तो पहले मैं ये ज्ञात करता हूँ। देखो मुझे लंब दिया है, मुझे आधार ज्ञात करना है, तो ऐसा रिलेशन बताओ जो लंब और आधार के अंदर हो। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा त्रिभुज ए सी, इसे नाम और देते हैं ई, ठीक है। त्रिभुज ए सी ई की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, ए सी ई। तो देखिए त्रिभुज ए सी ई में, तो एक बात बताओ, त्रिभुज ए सी ई में लंब कितना है मेरा, 28.5 मीटर। और लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। तो लंब कितना है मेरे पास, 28.5 मीटर। और आधार नहीं पता है मुझे, तो इसी अर्थात इसको इसी लिख दो, बराबर में टेन थीटा कितना है मेरे पास, 60 डिग्री है। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है, √3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी यहाँ से जाएगा तो इधर चला जाएगा, इसी भाग में इधर जाएगा तो गुना में, और यहाँ पे √3 गुना में इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा √3। तो यहाँ से इसी की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास, वैसे तो 28.5 मीटर अपॉन √3 आ जाता है, लेकिन थोड़ा इसे भी सरल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, √3 को 3 से गुणा किया, मेरे पास पता है 3 आएगा, 28.5 गुणा में √3। अब ये बताओ 28.5 में 3 का डिवाइड जाता है क्या, तो देखो दोस्तों नहीं जाता है। तो हमने ऐसी ये प्रोसेस ऐसे की, हमें तो आगे वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसे मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर क्या है हमारी, फर्स्ट है, ठीक है। इसे माना हमने, इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। यहाँ से मेरे पास इसी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब देखो अब मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ, मेरे पास इसी की वैल्यू है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे तो ये वाली रेखा ज्ञात करनी है। क्या रेखा ज्ञात करनी है, मुझे तो ये वाली रेखा ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लेता हूँ कि डी से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करनी है। इसे कुछ मान लेते हैं, माना कि ये दूरी क्या है, चलो अक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये दूरी क्या है, इतनी अक्स। वैसे मानो तो ठीक है, ना मानो तो आप डायरेक्ट लिख लो कि ये दूरी कितनी है, डी सी। मुझे मेरा गोल क्या है, मुझे तो डी सी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मेरे पास लंब तो वही रहेगा, लेकिन मेरे पास एक आधार की वैल्यू आ गई, अर्थात ई सी की वैल्यू आ गई। तो अब की बार मेरा टोटल आधार क्या है। अब हम बात करें ए डी ई की, त्रिभुज ए डी ई की, त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा, लंब कितना है मेरा 28.5 और आधार कितना है, डी से लेकर ई। तो देखो कितना होगा, मैं लिखता हूँ, लंब और आधार में रिलेशन आते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कितना है मेरे पास ए ई अपॉन आधार कितना है मेरे पास डी ई। अब आप ये बताओ टेन थीटा कितना, अब देखो इसकी बात कर रहा हूँ तो टेन थीटा कितना लिखा जाएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, तो टेन 30 आएगा, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री बराबर ए से लेकर सी, ये सॉरी ए कितना है मेरे पास 28.5 मीटर, और डी ई कितना है, डी तो सर मेरे पास कितना है, ई सी प्लस ई डी है, अर्थात दोनों का योग है, वो मेरा आधार है। तो लिख दो एक्स प्लस, इसे ए मान लो, ठीक है, एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस ई सी, एक्स प्लस ई सी।
ई और सी प्लस, देखो ये टोटल आधार है मेरा, ई सी प्लस डी सी क्या है, टोटल आधार है। इसे मैंने मान लिया एक्स है जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसका 33 का मान जानते हैं कितना होता है फ्रेंड्स, 1/√3 बराबर 28.5 अपॉन एक्स प्लस ई सी। अब हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से कुछ भी करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स को प्लस ई सी। आई होप कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28.5 इंटू √3। अब एक बात बताओ, मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, और ई सी की वैल्यू है क्या मेरे पास, देखो ई सी की वैल्यू तो हमने निकाल के आई थी। ई सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 28.5 अपॉन √3। तो आप लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से एक्स प्लस ई सी की वैल्यू कितनी है समीकरण 1 से, देखो 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3 बराबर में कितना है मेरे पास 28.5 इंटू √3। तो देखो इसको मैं प्लस का है क्योंकि मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए। जो देखो आपका गोल क्या है, गोल है उसको पकड़ दो। मेरा गोल है एक्स को यहीं रखना है, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो इसके साथ में उसको सबको निपटा दो, अर्थात साइड में भेज दो। तो 28.5 बटे √3 है, इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 28.5 अपॉन √3। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गायब, ओनली एक्स की वैल्यू होगी। यदि मैं इसको हल कर देता हूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या, बस मुझको इसको हल कर दें और मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। देखो √3 है और √3 है, इसका एलसीएम कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं। यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना आया, √3 आया। √3 के अंदर मैंने 1 का भाग दिया तो √3 आया। √3 को ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरे पास, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ से देखो 28.5 इंटू इस, देखो √3 को √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। यहाँ पे हम जानते हैं √ से √ कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप नहीं जानते हैं एलसीएम लेना, आपके अभी भी कंफ्यूज है, तो आप चैनल पर जाना और वहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है किससे आप एलसीएम ले सकते हैं, वहाँ पे देख लेना फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा 28 पॉइंट आगे क्या 5 अपॉन में √3 ऐसा एलसीएम लिया है। ठीक है, अब आप ये बताओ 28.5 और 3 इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ से देखो 28.5 है तो x बराबर 28.5 कॉमन आ रहा है दोनों में 28.5, और यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस यहाँ पे 28.5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, और नीचे क्या बचा मेरे पास √3, 3 में से ये गया 2, अर्थात 28.5 इंटू 2 बटे में √3। देखो 28.5 को 2 से गुणा किया कितना आता है 57 आता है ना, और 57 में √3 का भाग देना है, अर्थात 57 बटे √3 आ गया। तो आप ये बताओ इसको हल करते हैं तो देखिए √3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया मेरे पास 3 बन गया, और 57 √3, और जब 3 का भाग 57 के अंदर दिया तो क्या आ जाता है 19 ये 57, तो 19 √3 और मीटर, और ये आपका क्या आ गया एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स कितना है आपका ये है, देखो वो चला तो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और यहाँ जाती तो हमने कह दिया कि उसका कौन सा डिग्री हो गया। हमें तो डी से लेकर ई तक की वैल्यू निकालनी थी, डी से लेकर सी तक की, और जो क्या है हमारे पास एक्स है जो कितनी है हमारे पास 19 √3 मीटर, और ये से आपको क्वेश्चन को हल करना था। ये था आपका क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको थोड़ा लगता होगा थोड़ा लेंथी है, एक दो इसके अंदर 2 पार्ट हो गए, अभी तक तो हमने एक वाले पार्ट किए। तो फ्रेंड्स यदि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप सबके साथ मिलकर रह जाएंगे, ओनली भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। यदि आपको सबसे आगे निकलना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा दोस्तों। इसके लिए आपको 2 नहीं 3 वाले पार्ट भी करने होंगे। आगे हम और करेंगे, हम लड़ते जाएंगे जब तक हमारी एक सांस चलती रहेगी, लेकिन हम मंजिल को पाके रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप भी हमारे साथ संघर्ष भरे इस मैथमेटिक के सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और फ्रेंड्स हम इसके आगे की क्वेश्चन है, अर्थात क्वेश्चन 7 और इसके आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
तो फ्रेंड्स यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन करता है। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को समझ में आ रहा है, ताकि मैं भी जोर उतना ही उत्साहित के साथ और मोटिवेशन होकर मैं उतना ही अच्छा पढ़ा सकूं। तो फ्रेंड्स ओनली आपको मेरी मोटिवेशन के लिए आपको लाइक और कमेंट कर देना है। देखिए, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कभी भी मैथ को रटना नहीं, हर बात हमें समझना है, चाहे 5 मिनट फालतू क्यों न लग जाए। और हम इसी प्रकार इंटरेस्टेड से पूरा मेथड करेंगे और कक्षा 10th का, और कभी भी बिना रटे, और हम समझ कर दिखाएंगे, बिना रटे भी हम मैथ को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।